नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में अब 689 से बढ़कर होगी 727 पंचायत। कमिश्नर ने किया बैयर क्षेत्र का दौरा। छात्रा ने किया कीटनाशक का सेवन, परिजनों ने लगाए शिक्षिका पर आरोप। बारात नहीं आई तो लग गया दहेज प्रताड़ना का मामला। ससुर की हत्या के आरोप में दामाद को आजीवन कारावास। कागजों में हो गई खनिज नीति खर्च, कलेक्टर करवा रहे हैं जांच की तैयारी। सड़क दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी गंभीर। और बारिश की बेरुखी किसानों की बड़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बीते दिनों जिले की पंचायतों का परिसीमन शुरू किया गया, जिसके आधार पर जिले के 38 नई पंचायत बनने जा रही है। इस स्वरूप के अनुसार भविष्य में जिले के भीतर 727 पंचायत हो जाएंगी, जो वर्तमान में अब तक 689 पंचायत है। मध्य प्रदेश शासन पंचायती राज के नियम के अनुसार एक पंचायत में कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। इस आधार पर जिले के भीतर बीते दिनों परिसीमन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें से 1 सैकड़ा से अधिक पंचायतों में जनसंख्या अधिक पाई गई। इस आधार पर इन पंचायतों की बढ़ी हुई जनसंख्या पंचायतों के गांव दोनों को मिलाकर या फिर पड़ोसी गांव में जोड़कर नई पंचायत का स्वरूप तैयार किया गया है। नई पंचायत कैसी हो और मूल निवासियों को सुविधाजनक हो, वे अपनी नई पंचायत से संतुष्ट हो, इन सब बातों के लिए स्थानीय स्तर के लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है कि वे इस 1 महीने के दौरान इन सारी बातों को बारीकी से समझ ले कि आगामी दिनों में उनकी पंचायत उनके गांव से हटाकर नई पंचायत में जुड़ जा रही है। अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वे दावे आपत्ति लगा सकते हैं। बाकायदा शासन के द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी और उनकी परेशानी दूर की जाएगी, जिससे भविष्य में ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। शासन की योजना के अनुसार पंचायत का अंतिम गांव उससे 3 किलोमीटर दूर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी पंचायत का अंतिम गांव उससे 3 किलोमीटर दूर से अधिक है तो उसे पड़ोस की पंचायत जो उसके निकटतम पड़ती है उसमें नाम जोड़ दिया जा रहा है, जिससे नित्य होने वाली परेशानी से ग्रामीणों को निजात मिल सके। लेकिन इसके लिए भी दावे आपत्ति लगाने का 1 माह का समय रखा गया है। निश्चित ही बढ़ती जनसंख्या के अनुसार और शासन के नियम के बीच अब जिले में 689 पंचायतों के स्थान पर बहुत जल्द 727 पंचायत का आंकड़ा लिखा जाएगा। शासन ऐसा करके ग्रामीण स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं को सुलभ करने की योजना बना रही है। लेकिन देखना यह है कि दावे आपत्ति में पंचायतों का स्वरूप स्थानीय स्तर के लोगों को कितना पसंद करते हैं। जिले के भीतर पंचायतों में वृद्धि किए जाने के विषय में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी ने बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। इसके बाद ही जिले के भीतर नए सेटअप के अनुसार 38 पंचायत बढ़ जाएंगे। 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 खंडपीठ बनाई गई है। इसमें 1490 अलग अलग संस्थानों के प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 6495 प्रकरण न्यायालय में रखे गए हैं, जिसमें से 1426 प्रकरणों में राजीनामा होने की पूर्ण संभावना व्यक्त की जा रही है। पद्मेश से चर्चा के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद प्रिय राहुल ने पूरी जानकारी विस्तृत में बताई। दिनांक 13 जुलाई 2019 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 18 खंडपीठें बनाई गई हैं, जिसमें प्री लिटिगेशन के कुल प्रकरण 1490 रखे गए हैं, जिसमें BSNL बैंक, सभी बैंक और न्यायालय के करीब 6495 प्रकरण जो कंपाउंडेबल हैं वह रखे गए हैं। उसमें से करीब 1426 प्रकरणों में राजीनामा होने की पूर्ण संभावना है। लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, संपत्ति कर संबंधी प्रकरण लोक अदालत में रखे गए हैं। बैंकों के ऋण प्रकरण, विद्युत विभाग से ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए, भरण पोषण के प्रकरण, जल संपत्ति कर आदि से संबंधित मामले,
राजस्व से संबंधित मामले, ऐसे समझौता योग्य समस्त मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, वह भी प्री लिटिगेशन में निराकृत प्री लिटिगेशन के रूप में निराकरण हेतु लोक अदालत। ससुर की हत्या करने वाले दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने आरोपी फुलसिंह धुर्वे निवासी पादरीगंज को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड किया गया है। पूरे घटनाक्रम के अनुसार आरोपी फुलसिंह अपने ससुराल में ही अपने ससुर जीवनलाल के यहाँ रह रहा था। जमीन और पैसे के विवाद को लेकर अगस्त 2018 में फुलसिंह का अपने ससुर जीवनलाल से विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ससुर जीवनलाल पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार गुप्त जी की अदालत में फैसला हुआ है, जिसमें आरोपी फूलसिंह धुर्वे द्वारा अपने ससुर जीवनलाल की हत्या की गई थी मारपीट। घटना ये थी कि दिनांक 27/8/18 को रक्षाबंधन के दूसरे दिन की घटना थी। ये आरोपी फूलसिंह अपने ससुर के घर में ही रह रहा था जीवनलाल के यहाँ, ग्राम मंझारा में, मंझारा टोला है। और सुबह करीब 10 बजे ये पैसे और ज़मीन के विवाद को लेकर उसको के साथ मारपीट किया और कुल्हाड़ी से सिर में मार दिया, जिससे वो वहीं गिर गया। और हल्ला किया जब, तो पड़ोस में वहीं उसकी लड़की बैठी हुई थी रेशमी, वो दौड़ी, चिल्लाई, तो काफ़ी लोग आ गए पड़ोस के वहाँ, और तब तक ये आरोपी कुल्हाड़ी फेंक कर भाग गया। तो उसके बाद 100 डायल को सूचना दिया रेशमी ने, फ़ोन से 100 डायल पहुँची, मृतक को लेके अस्पताल आई है यहाँ जिला चिकित्सालय बालाघाट में। यहाँ फिर रेशमी ने देहाती एनालिसिस रिपोर्ट लिखाया था और उस अपराध कायम कर उसकी विवेचना उप निरीक्षक मनीष धाकड़ भरवेली के द्वारा की गई थी और बहुत अच्छी विवेचना की गई। उसके बाद सारी विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए गए और आज माननीय न्यायालय ने दोषी पाते हुए फूलसिंह को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ते में बजरंग दल व पुलिस ने संयुक्त रूप से कटाई के लिए जा रहे 94 मवेशियों को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 94 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते हुए लेकर कुछ लोग महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। आज हमें जानकारी प्राप्त हुई थी सुबह 4 बजे कुछ मित्रों के द्वारा कि क्रूरतापूर्वक गौवंश ले जाया जा रहा है उन्हें कटनी के लिए। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार हम लोग डोंगरमाली रोड, जहां कोस्ते के पास वारासिवनी से कोस्ते ग्राम लगा हुआ है, वहां हमारे जाने पर हमें मालूम चला कि वहां लगभग बड़ी मात्रा में गौवंश हाँक करके ले जा रहे थे, जिनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, चोटिल थे, कमजोर थे और स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये गौवंश कहाँ से लाया जा रहा था? उन्होंने जैसे और मित्रों के द्वारा और हमारे द्वारा उन्हें रोका गया तो वो भाग चुके थे, उनसे कोई जानकारी हमें प्राप्त हुई नहीं। फिर भी एक लड़का जो उन्हें थोड़ी देर कुछ रुका था, उसने हमें बताया कि वह महाराष्ट्र नदी क्रॉस करके उनको महाराष्ट्र ले जाने के लिए उनको बोला गया था। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा निवासी वार्ड नंबर 24 ने गुरुवार की रात्रि को कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को पीएम के दौरान छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले स्कूल की शिक्षिका के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद आत्मग्लानि में यहां वह कदम उठा बैठी है। ये स्कूल गए थे, उनको मैडम ने मारी वारी बोलते हैं, मोबाइल पकड़ा गया तो उनको बीजे चढ़ाई पर लगा तो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिए। कौन से स्कूल में पढ़ती थी ये? MLB। कौन सी क्लास की छात्रा थी? 12वीं की। तो क्या मानते हैं आप इसमें किसके दोषी पाते हैं? मैडम का हो सकता है, बीजे चढ़ाई पर लगा। कौन सी मैडम है ये? मैडम का तो नाम नहीं मालूम है। दूसरी ओर स्कूल की शिक्षिका का यही कहना है कि छात्रा को उन्होंने किसी भी तरह की डांट नहीं लगाई। उसने इस तरह का कदम क्यों उठा लिया, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। करने दो, मतलब अरे तो आप मैं दे चुकी ना भैया, एक बार बाइट मेरा राइटिंग में जो लेना है ले लो। तो स्कूल के प्राचार्य उपाध्याय बताते हैं कि स्कूल में गुरुवार को किसी भी छात्रा के साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई। छात्रा एडमिशन के बाद केवल बुधवार और गुरुवार को ही 2 दिन स्कूल आई है, उसके पहले स्कूल नहीं आई थी। आज मुझे भी पहले कालखंड के पश्चात 12वीं की जो कक्षा शिक्षिका हैं
उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके क्लास में एक बच्ची जो वर्षा नाम की है, उसका रात में देहावसान हुआ है। बच्ची अभी जब से विद्यालय खुला है तब से वो कल और परसों 2 दिन विद्यालय में उपस्थित थी। तो मैं सभी शिक्षकों और जैसे महाजन मैडम उनको भी और कक्षा शिक्षक को भी, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, इन लोगों के साथ भी मैंने इस बारे में चर्चा की। कल इस प्रकार की कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बच्ची को मारपीट या डांट, इस बारे में कोई भी न तो विषय शिक्षक न ही कक्षा शिक्षिका को, और मेरे पास भी ऐसी संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन आज आने के बाद में ये पता चला कि बच्ची नहीं रही करके ये। लेकिन महाजन मैडम के साथ भी पूछना, वैसे भी हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं शारीरिक रूप से किसी बच्ची को मतलब शारीरिक दंड नहीं देते हैं, उनको भी मालूम है ऐसा कुछ नहीं है, सब महिलाएं शिक्षिका हैं और वो रहते हैं। लेकिन कल दिन भर ऐसे कुछ हमारे विद्यालय में ऐसी कोई घटना के बारे में जानकारी न तो मुझको मिली, न उस क्लास में, जिस क्लास में वो बच्ची पढ़ती है, उनके किसी विषय शिक्षक को या उनके कक्षा शिक्षक को भी नहीं मिली। और महाजन मैडम के माध्यम से भी मेरे को कोई जानकारी कल नहीं दी गई है इस बारे में। तो विद्यालय शांतिपूर्वक संचालित होता रहा कल, ऐसा इस प्रकार की कोई घटना संज्ञान में नहीं आए। आज ये घटना होने के बाद, पूछने के बाद भी ऐसी कोई विद्यालय प्रशासन या हमारे शिक्षकों की ओर से ऐसा कोई किसी उस बच्ची को ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि कल बच्ची ने स्कूल की फीस वगैरह भी जमा की है आकर। पर्यावरण बचाने और बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए शहर के इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधरोपण किया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। ये तो बहुत बड़ी सजा है ना, प्रोग्राम बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। हर साल ये स्कूल बच्चों को जागरूक करने के लिए सीजन में वृक्षारोपण का प्रोग्राम करता है। आदिवासी विकास विभाग के द्वारा गोंगलई बालाघाट में 27 करोड़ रुपए की लागत से विशाल स्कूल भवन एवं छात्रावास बनाया जा रहा है। इस आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इस भवन के बनने के साथ ही परिसर हरा भरा रहे, इसके लिए 12 जुलाई को कन्या शिक्षा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने आज बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर में स्मार्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं के बच्चों की पढ़ाई को देखा और जिले में किए जा रहे इस नवाचार की प्रशंसा की। बालाघाट जिले के 256 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में नवाचार करते हुए वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कराने की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 35,000 रुपए की बड़ी LED टीवी क्रय करने की मंजूरी प्रदान की है। अब तक जिले में 87 स्कूलों में LED टीवी क्रय की जाकर उनमें वीडियो के माध्यम से बच्चों को गणित, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। जिन स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन स्कूलों में नामी कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन वीडियो भी बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। जिले में भी कुछ अच्छे विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के वीडियो तैयार किए गए हैं। इसका लाभ यह हो रहा है कि अब विषय के शिक्षक नहीं होने पर भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं आ रही है। लामता थाना के अंतर्गत लामता से कुछ दूरी पर स्थित बालाघाट रोड पर अज्ञात बोलेरो चालक ने मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार ढूटी निवासी यशवंत बिसेन अपनी पत्नी किरण बिसेन के साथ जरेरा आ रहे थे। इसी दौरान लामता से कुछ दूरी पर अज्ञात बोलेरो चालक ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही यशवंत बिसेन उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई, तो वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय गुजरी बाजार से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बाद सड़क पर दुकान लगाकर जीविका चलाने वाले 2 दर्जन से अधिक फुटकर सब्जी विक्रेताओं को नए स्थान पर व्यवसाय करने के लिए जगह उपलब्ध करवाए जाने की तैयारियां चल रही है। शुक्रवार को गुजरी बाजार में ऐसे ही सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन किया गया, जो बीते कई वर्षों से गुजरी बाजार में अतिक्रमण वाले स्थान पर दुकान लगा रहे थे। अभी ऐसे निर्णय लिया गया है कि जितने भी अभी गाँव से आ रहे हैं बाहर से, इन लोग का सबका नाम लिखा जाएगा, फिर इनका आधार कार्ड देखा जाएगा और उसके बाद में इनको ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये लोग जितने गांव से भी आ रहे हैं सबके बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? अभी ये शासन से जैसा भी होगा, कलेक्टर साहब निर्देश करेंगे नगर पालिका को वैसा। सर, ये तो कहाँ दी जाएगी जगह इन लोग को? अब इन लोग के लिए शासन व्यवस्थित करेगा, कहाँ देते हैं इनको जगह, क्या करते हैं। कब तक मिल जाएगी जगह? अभी तो ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर में इन लोग की पूरी समुचित व्यवस्था कर दी है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद गुजरी बाजार की तस्वीर लगभग पूरी की पूरी बदल सी दिखाई देने लगी है।
जिस बाजार में पैदल चलना मुश्किल था, आज वहां फर्राटेदार गाड़ियां चलने लगी है। निश्चित ही इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद क्षेत्रवासियों को और गुजरे आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली दिखाई दे रही है। पर्यावरण सुरक्षा और उसके साथ लाभ कमाने के लिए कैसे उन्नत हाइब्रिड किस्म के आम के पेड़ लगाए जाए, उन्हें व्यवस्थित रूप से कैसे रखा जाए और देखरेख कर फायदा कमाया जाए, इसकी जानकारी के लिए शहर के बस स्टैंड स्थित मेथोडिस्ट चर्च में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आम के 1000 पौधे लगाकर उसका लाभांश ले चुके विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आम लगाने के कितने तरीके से फायदे हैं, इसलिए हर व्यक्ति पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ अपने फायदे को भी ध्यान में रखे तो यह भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग मौजूद थे। 24 घंटा पीपल के झाड़ के 24 घंटा सोएंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, सिर्फ ऑक्सीजन देता है। दूसरा, अपने उस मोटे शरीर में, उस पेड़ में जल को संग्रहित करके रखता है। ये गुण आम में भी है। ये जो 38-40 पौधे यहाँ लगाए जाएंगे, ये यूकेलिप्टस नहीं है जो पानी को सोखे। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान में यूकेलिप्टस नहीं लगना चाहिए, दलदल जमीन को छोड़कर। यहाँ दलदल है वहाँ लगाओ, वरना इसको काट दो। आम के आम, गुठली के दाम। हमने पीपल लगाना चाहिए। अशोक सुंदर हो सकता है, लेकिन इसमें भी पाले रखने की कोई क्षमता नहीं। एक अशोक से अच्छा आम्रपाली मल्लिका लगा। आज जब पौधों का रोपण हो रहा है, 15 फीट पे एक आम्रपाली अथवा मल्लिका। ये दोनों आम हाइब्रिड हैं। आम्रपाली नीलम आम है, जून में आने वाला आम, ये आम है नीलम। क्या कार्यक्रम? आज दिनांक 12/7/2019 को मेथोडिस्ट चर्च एवं मिशन स्कूल में वार्ड नंबर 11 बालाघाट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें वृक्षारोपण आम के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण को लेकर के आज 40 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, माननीय अनिल द्वारे जी, नगर पालिका अध्यक्ष दीदी मौसम हरीन खेड़े जी मौजूद रही। क्या मकसद को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करवाया गया? हमारे विधायक महोदय ने यह प्रण किया है कि पूरे बालाघाट सिटी को मैंगो सिटी बनाएंगे। उसी मकसद को लेकर के, इस मकसद को लेकर के बालाघाट नगर में अच्छे से अच्छा आम हो, अच्छा यानी पूरी जनता इसको देखे और उसका उत्पादन करे। आज कितने आम के पौधे लगे? आज 40 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, पौधा लगा। 3 जुलाई को जैसे तैसे जिले के भीतर मानसून की बारिश शुरू हुई। 4 दिन झमाझम बारिश के बाद फिर एक बार बारिश का दौर जो थमा, तो अब तक लोगों को उसका इंतजार है। जिले के हजारों अन्नदाताओं के सामने एक बार फिर धान की फसल उत्पादन के लिए पानी को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी पानी की उपलब्धता के अनुसार खेती कार्य करने की सलाह देते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में पानी के साधन है, उन्होंने तो फला लगाना चालू कर दिया है, और जो किसान भाई वर्षा के ऊपर आधारित है, उन्होंने नर्सरी लगाई है। अभी नर्सरी बहुत छोटी है, तो 15 से 20 दिन की नर्सरी को हम लगाते हैं, खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत में पानी भरा गया है वो तो ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों की अभी नर्सरी छोटी है, 5 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की अगर है, तो ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। बस 15 दिन की नर्सरी लगाना बहुत सुरक्षित रहता है, जब तक वर्षा से खेत का आपका पानी भरा जाए, और फिर उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा। एसडीओ गौर बताते हैं कि प्रतिवर्ष देखने में यहाँ आता है कि बोनी और रोपाई के बाद सबसे पहले धान की फसल में तना छेदक नामक बीमारी हो जाती है, जिसके लिए जिले के किसान पहले से ही सुरक्षात्मक कदम उठा ले तो उनकी फसल और उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। अपन जब नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और नर्सरी में कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है वनस्पति की जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके बाद, क्योंकि नर्सरी काफ़ी छोटे एरिया में रहती है, उसका नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है। तो नर्सरी में ही हम उसको देख लें कि कहीं चना छेदक का अटैक तो नहीं हो गया है। खासकर जहाँ पर रबी में धान लगाई जाती है, उन क्षेत्रों में, उन खेतों में ज़्यादा उसका अटैक होता है वनस्पति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना गौण खनिज अधिनियम, जिसके लाभांश से होने वाले विकास कार्य पर जिले के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। 70% से अधिक काम तो कागजों पर ही पूरा होना दिखाया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य भी इस बात को मानते हैं कि जिले के भीतर खनिज निधि से होने वाले निर्माण कार्य में लापरवाही तो चल रही है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए 2 इंजीनियर और विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम गठित कर दी है, जिससे पूरे मामले का खुलासा और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। जिले के भीतर खनिज निधि से लगभग 50 करोड़ से अधिक के काम स्वीकृत कराए गए थे, जिसमें अधिकांश काम कागजों पर चल रहे हैं। मैदानी स्तर पर काम की प्रगति दिखाई नहीं देती। मतलब साफ है कि कागजों पर काम और राशि का आहरण हो रहा है। ऐसे ही कुछ कामों का पद्मेश न्यूज ने पड़ताल की तो खुलासा परत दर परत होता गया। लांजी नगरी कोटेश्वर धाम में खनिज निधि से धाम स्थित नाले में कटाव को देखते हुए वाल निर्माण कार्य, यहां आने वाले भक्तों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु हेडपंप व फिल्टर लगाया जाना था, जो हकीकत में दिखाई नहीं देता। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले में और निर्माण कार्य की कहानी कोटेश्वर धाम के पुजारी की जुबानी। पानी की तो काफ़ी व्यवस्था इसकी थोड़ी कम है यहाँ पे। जैसे हैंडपम्प लगे हुए हैं 2, पर दोनों हैंडपम्प के पानी उपयोग के लायक नहीं है यहाँ पे। यानी पानी आता है पर एक हैंडपम्प की ऐसी व्यवस्था है कि उससे पानी रखे नहीं लाल पड़ जाता है। दोनों हैंडपम्प है, एक नया बना है, एक पीछे एक नया हैंडपम्प बना हुआ है, उसका भी पानी उपयोग के लायक नहीं बिल्कुल। यानी पीने में यानी उसके स्वाद भी बिल्कुल नहीं, आम इंसान नहीं पी सकता है, पीने लायक नहीं है पानी। पीने लायक नहीं। या पेयजल की शासन की ओर से कोई और व्यवस्था नहीं हुई है? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये नाले का कटाव कितने सालों से हो रहा है? ये तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से कटा हुआ है। और इसके पहले भी यहाँ पे पेड़ और ये जो कुर्सियाँ वो गिर गया नीचे पूरे नाले में गिर गई। यानी दुर्घटना हो सकती थी किसी प्रकार से। ये कटाव जो हो रहा है इसको रोकने के लिए अभी तक कोई प्रयास किया गया है क्या? नहीं, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपके द्वारा भी विभाग को लिखा गया है? ऐसा विभाग को लिख दिया गया है। विभाग को लिखा गया है। और इसमें बीच में कलेक्टर साहब भी आके देखने गए? साहब भी आके देख लिए, नगर पंचायत से भी कई बार आके देख चुके हैं। नगर पंचायत से भी आके देखे तो अभी तक पर लेकिन बनी नहीं है अभी? नहीं बनी नहीं है। और 1 दर्जन से अधिक कामों पर और पड़ताल की गई तो परत दर परत खुलासा होता गया कि लांजी तहसील के लगभग 4 स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जानी थी, लेकिन यहां पर महज हेडपंप खोदकर मामले से इतश्री कर ली गई, जिस कारण आज भी स्कूल के छात्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खनिज निधि के माध्यम से पूरे जिले में विकास कार्य होने थे। इनमें सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल और अन्य विकास कार्य होने थे, जो धरातल पर कम और कागजों पर अधिक दिखाई देते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य भी मानते हैं कि खनिज नीति में विकास कार्य कागज पर ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामले में तो संपूर्ण निधि कागजों में ही खर्च कर ली गई है, जिसकी जाँच जल्द करवाई जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक सेल बनाई जाती है, जिसमें कि 2 इंजीनियर्स होते हैं और एक प्रभारी इसके होते हैं। अभी तक ये व्यवस्था जिले में नहीं थी। अभी चूँकि आचार संहिता का समय था इसलिए हम नहीं कर पाए। अभी हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को हम लोगों ने ऑर्डर लेटर लिखा हुआ है। 2 इंजीनियर्स, एक प्रभारी अधिकारी, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हम लोग रखेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत हुए काम 2 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। वहीं अधिकांश कामों में राशि का पूरा आहरण कर लिया गया। बावजूद इसके भी जिला प्रशासन जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है, जिससे दोषियों को सजा और हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। अब देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में कब तक सुधार हो पाता है। सिविल कोर्ट वाराणसी में नगर पालिका के द्वारा अधिवक्ता संघ के साथ मिलकर शुक्रवार को वृक्षारोपण न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने भाग लिया। साथ ही न्यायालय परिसर के लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। आपको बताएं कि नगर पालिका के द्वारा जुलाई माह के प्रारंभ से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर के विभिन्न स्थानों व परिसरों में वृक्षारोपण कर ग्रीन वाराणसी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष विवेक पटेल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विलास मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कोहाड़, अनूप चौबे, आनंद बिसेन, अधिवक्ता गण व गणमान्य नागरिक सहित नगर पालिका का पूरा अमला मौजूद रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में वृक्षारोपण चल रहा है। उसी के तहत आज वाराणसी कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन और नगर पालिका के संयुक्त प्रयास से वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ बीच में आए तो एक शिकायत थी इस रोड की। ये रोड के टेंडर हो चुके हैं पेट्रोली द्वारा। बहुत जल्द ये रोड भी बन जाएगी जो मेन रोड से कोटा जाती है। और इस रोड को फिर से बनाने के लिए रोड के किनारे साइड आज 15 से 20 पौधे गुलमोहर के लगाए गए हैं, जो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे हम सबके देखरेख में। उससे हमारे साथ खूबसूरती बढ़ेगी और पर्यावरण में भी सुधार होगा। शासन के निर्देशों के तहत आनंद विभाग के नेतृत्व में आज नगर के MLB स्कूल के सभा कक्ष में 1 दिवसीय आनंद सम्मेलन का आयोजन किया गया,
जिसमें जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां ट्रेनर्स के द्वारा आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंदित रखे विषय को लेकर पंचायत प्रतिनिधि को आवश्यक जानकारी दी गई। वहीं इस संदर्भ में आनंद विभाग के नोडल अधिकारी नरेंद्र राणा ने बताया कि आनंद विभाग के द्वारा यह अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत आमजन तनाव भरी जिंदगी में भी किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में आनंद ले सके, इस संदर्भ में बताया जा रहा है। कलेक्टर साहब का सहयोग लिया। मैंने एक दिन एक कलेक्टर साहब से पूछा, तो रोज आप कैसे खुश रहोगे, क्योंकि सोसाइटी को क्या करना है बने। तो अब हम झगड़ों का कारण तो जाति का ही है, जाति का कारण नहीं होता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के हर जिलों में एक आनंदम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या होता है कि मनुष्य अपनी तमाम प्रकार की कठिनाइयों से जूझते रहता है, तो यह एक कार्यक्रम है कि कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाए, लेकिन मनुष्य को जो है खुश रहना चाहिए, आनंदमय रहना चाहिए और दूसरे को भी आनंदित करना चाहिए। इस मंशा से इस विभाग का गठन किया गया है और इसी के तहत हमारे यहाँ एक आसाटी जी हैं, इसके मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो भोपाल से आए हुए हैं और वो जो है हमको जो है इस बारे में बताएंगे और इसका हम अपने ज़िले में प्रचार प्रसार करेंगे। शासन के द्वारा सरकारी स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके सार्थक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण छात्रों को वर्षों से जमीन में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में शासकीय स्कूल लिंगा के छात्रों एवं छात्राओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा बेटा, ये बताएं यहाँ पर कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं आप? जी कक्षा 8। कक्षा 8। अच्छा, जब से आप आए हो तो नीचे ही बैठते हो क्या? जी। टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं है। अच्छा, किस प्रकार से दिक्कत होती है बेटा आपको? जी लिखने के लिए यहाँ पर होती है। लिखने में दिक्कत होती है? जी। और क्या दिक्कत होती है? पीठ दुखती है कि नहीं? जी। वहीं इस संदर्भ में शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री रिनायत ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र काफी वर्षों से जमीन पर बैठकर ही अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई बजट न होने के कारण बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था स्कूल स्तर पर नहीं हो पाई है। रूम तो डेस्क बेंच नहीं बच्चों को बैठने के लिए। अब नीचे छोटे देखो 1 से 8 तक यानी 14 साल के बच्चे रहते हैं, तो नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो शासन से मंशा है हमारी कि डेस्क और बेंच उनको मिल जाए तो और सुविधा बढ़ जाएगी स्कूल। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने कहा कि शासन के द्वारा बजट न होने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नीचे बैठाया जाता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लालबर्रा नगर मुख्यालय लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन राज्य मार्ग क्रमांक 48 सीमेंट कंक्रीट सड़क को नगर मुख्यालय से जोड़ने वाले लगभग 800 मीटर लंबे हिस्से का सीमेंट कंक्रीट कार्य विगत 3 माह से बंद पड़ा हुआ है, जो ग्रामीणों व राहगीरों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अमोली में सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण नहीं किए जाने से पानी निकासी की समस्या बन रही है। वहीं इस सड़क की ऊंचाई बढ़ने से विद्युत पोल नीचे हो गए हैं, जिससे बड़े वाहनों के गुजरने से ग्रामीणों के घरों की सर्विस टूटने का खतरा बना हुआ है। पद्मेश 24 से चर्चा में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनाने के बाद ठेकेदार के द्वारा नाली का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिससे बारिश होने पर बरसात का पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या पूरा पानी, नाली का पानी पूरा घर में भर रहा है, अंदर जा रहा है घर के अंदर पानी, ये नाली के कारण है। पूरा पानी, बस्ती का पानी पूरा यहाँ से पूरा पानी। क्यों नहीं बनी है नाली? क्या मालूम जी क्यों नहीं बनाए। तो हमारे ग्राम की समस्या है कि बिजली के जो पोल है वो नीचे है और तार नीचे, सर्विस लाइन में सब नीचे है। रात के समय में, दिन में जब भी बड़ी वाहन यहाँ से जाती हैं तो तोड़ के निकल जाती हैं, टकराती हैं जी। ये बहुत परेशानी है, इसको ऊंचा किया जाए। क्यों बन रही है ऐसी समस्या? क्योंकि ये रोड पहले नीचे थी तो समस्या नहीं थी, रोड जब से ऊंची हुई है, जब से समस्या चालू हो गई है। वायरिंग टूटना, वायर से टच होना, ऐसे वाहनों से टकराती वायर सब।
बीते दिनों हुई बारिश का पानी घर में घुस गया था, जिसकी निकासी के लिए उनके द्वारा नाली का मलबा निकाला गया है, लेकिन पुरानी नाली से पानी का सही ढंग से निकासी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण होने के बाद विद्युत पोलों की ऊंचाई कम हो गई है, जिसकी वजह से भारी वाहन गुजरने से कई बार सर्विस लाइन टूट जाती है। समस्या ये है कि पानी आता है तो ये देखो ये नाली में पूरा भर जाता है और फिर घरों में भी पानी घुसने लगता है। अभी इसके पहले पानी आया था तो पूरा भर गया था, तो हमने ये नाली निकाले हैं तो इससे बहुत परेशानी होती है। रोड वालों ने तो बना के चले गए, लेकिन नाली का कोई उद्धार नहीं हुआ है। नहीं तो जैसे अभी तो बारिश शुरुआत हुई है, आगे और बारिश होगी, आगे और बारिश होगी तो वही परेशानी होगी। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित अयोध्या बस्ती के पास गंदगी का अंबार होने लगा है, जहां नगर पालिका के द्वारा सारे शहर का कचरा डाला जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, दुर्गंध और जानवरों से ज्यादा परेशानियां हो रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा कुछ माह पूर्व वार्ड वासियों को राहत देते हुए उस स्थान के कचरे को उसी जगह पर प्लेन कर दिया गया था। क्योंकि मैं कई बार नगर पालिका से निवेदन कर चुकी हूँ कि वहाँ पर कचरा मत, वहाँ का कचरा हमेशा उठा लिया करो, लेकिन पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या होता है। पूरे वार्ड वाले कचरा गाड़ी जाती नहीं है वार्डों में, तो वो लोग पूरा कचरा ला करके वहीं फेंक देते हैं। तो मैं नगर पालिका से कल भी शिकायत की कि भैया वहाँ पर ट्रैक्टर भिजवा करके आप वहाँ से कचरा उठवा लीजिए, तो पता नहीं कोई सुन नहीं रहा है वहाँ पर। ये बरसात प्रारंभ हो चुकी है, फिर बारिश होगी, फिर कीड़े मकोड़े मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ेगा। हाँ, वहाँ पर तो भैया मेरे वार्ड का नाम अयोध्या बस्ती है, लेकिन वहाँ पर बताओ कि सारे वार्ड का गंदा, सारे शहर का गंदा पानी मेरे वार्ड में जाता है, सारे वार्डों का गंदा कचरा मेरे वार्ड में जाता है। यानी पूरे नगर पालिका, पूरे वाराणसी का गंदा जो पानी है वो मेरे वार्ड में आता है, अयोध्या बस्ती में। शहर के कचरे को सरंडी स्थित शासन ने चयनित स्थान पर डालने का कार्य किया जा रहा था, किंतु गत दिनों से शहर का सारा कचरा पुनः साफ स्थान पर डाला जा रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हुई है सर, यहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है कि हद से ज्यादा। यहाँ पूरे अयोध्या बस्ती पूरी परेशान है। यहाँ रहवासी क्षेत्र में कचरा पूरा कचरा यहीं फेंक रहे हैं लाके नगर पालिका वाले। तो इसके लिए कहीं अलग से व्यवस्था नहीं की गई? कुछ व्यवस्था नहीं, अभी बीच में वहाँ पर व्यवस्था हुई थी, फिर वहाँ से बंद करके यहीं पे फिर चालू कर दी। फिर बरसात प्रारंभ हो गई, फिर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। कीड़े मकोड़े इतने निकल रहे हैं, अभी बरसात में अभी बीच में सांप निकला था यहाँ पर, उससे पूरे अयोध्या बस्ती और हम लोग बहुत परेशान है यहाँ से। दूरभाष पर चर्चा में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जिसे जल्द ही उक्त स्थान का पूरा कचरा डंप में शिफ्ट कर दिया जाएगा। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले में अब 689 से बढ़कर होगी 727 पंचायत। कमिश्नर ने किया बैयर क्षेत्र का दौरा। छात्रा ने किया कीटनाशक का सेवन, परिजनों ने लगाए शिक्षिका पर आरोप। बारात नहीं आई तो लग गया दहेज प्रताड़ना का मामला। ससुर की हत्या के आरोप में दामाद को आजीवन कारावास। कागजों में हो गई खनिज नीति खर्च, कलेक्टर करवा रहे हैं जांच की तैयारी। सड़क दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी गंभीर। और बारिश की बेरुखी, किसानों की बड़ी चिंता। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।